नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। दुनिया की राजनीति की तो चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, लेकिन देश की राजनीति की भी कुछ झलकियां आपको दिखाता हूं। उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया के लिए जितने ज़रूरी हैं हमारी देश की खबरें, उतनी ही आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है। फिलहाल के लिए चर्चा करते हैं। एक दुखद घटना हुई है, क्योंकि सेशन की शुरुआत में हम चाहते हैं कि अंकित परिवार पूरी तरह से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे इस घटना को, क्योंकि हाल ही में गुजरात के अंदर एक ब्रिज के अंदर डिजास्टर हुआ, 141 लोग मारे गए। मोरबी नामक स्थान पर हुआ एक हैंगिंग ब्रिज था, जिसके ऊपर लोग चल रहे थे और वो ब्रिज टूट पड़ा। उसका वीडियो भी आया और उस वीडियो के बाद में लोग काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक रूप से उस पर चर्चा करने लग गए हैं। देखिए, राजनेता का काम राजनीति करना है, सबको अपनी अपनी ड्यूटियां निभानी है। और इसी बीच में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और उस वायरल में तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। या तारीख पर गौर करें दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा, ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचा। ये भगवान ने संदेश भेजा। ब्रिज टूट गया। इसका कंटेक्स्ट थोड़ा सा जान लीजिए। कंटेक्स्ट ये है कि जब 2016 में भी पश्चिम बंगाल में एक ऐसी घटना हुई थी, उसके पश्चात वहां इलेक्शन थे, मोदी जी वहां पहुंचे थे। उन्होंने ब्रिज टूटने पर जो शब्द कहे थे वो लोग वापस निकाल के लेकर आ रहे हैं। क्यों निकाल कर आ रहे हैं? क्योंकि अब गुजरात में इलेक्शन है, गुजरात में ब्रिज टूटा है, और जब ब्रिज टूटा है तो लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि आपका भी एक्ट ऑफ फ्रॉड है या एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने ऐसे ही बंगाल पर आरोप लगाए थे। अब जाने वाले की तो जान चली गई। जिनके परिवारों को दुख हुआ, उनके साथ साथ हम भी अपनी श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित करते हैं। और अब इसी सूचना के साथ हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दुनियादारी में आपका स्वागत है। दुनियादारी में स्वागत करते हैं, आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी घटना की तरफ जिसकी चर्चा इस समय दुनिया में बहुत हो रही है, और वो ये है, क्या ऋषि सुनक को अपना नेता नहीं मानते बोरिस जॉनसन? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल को आप पूरे ध्यान से सुनते चलिएगा। ये घटना क्यों मायने रखती है, क्यों मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके पीछे की भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं। कुछ इस तरह से समझ के चलिएगा कि बोरिस जॉनसन पहले, मतलब जो कहते हैं ना, राजनेता नहीं हुआ करते थे। बोरिस जॉनसन वहां से पत्रकार, मतलब जितना मेरे को जानकारी उनके बारे में प्राप्त हुई, और वो पत्रकारिता से राजनीति में आए क्योंकि उन्होंने ब्रेक्जिट का जो आंदोलन था उसे बहुत अच्छे से लीड किया था। यानी उसके अंदर थेरेसा मे को इनके नेतृत्व से परेशान होकर के सत्ता त्यागनी पड़ी और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नेता बनकर आए। यही कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग उन्हें ब्रेक्जिट के नेता के रूप में भी जानते हैं। चूंकि बोरिस जॉनसन ने आज की जो टॉरी पार्टी है, जिसे आप कंजर्वेटिव कहते हैं, इस कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत दिलाया, और उसी बहुमत की बदौलत बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने। उनके बाद में लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी और अब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन को यह लगता है कि जो बहुमत आज ऋषि सुनक एंजॉय कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन का क्रिएट किया हुआ है। ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं होने लगी हैं जिसकी वजह से यह पता चल रहा है कि बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री तो देख रहे हैं कि बन गए ये, क्योंकि इनके साथ में कुछ लोग थे, ये इनको चुनाव जिता दिए, लेकिन बोरिस जॉनसन आज भी अपने आप को नेता मानते हैं। ऐसी बातें होती हैं, तो आपको कुछ परिप्रेक्ष्य में मैं याद दिला देता हूं ताकि आप इस कंटेक्स्ट को अच्छे से समझ पाएं। कुछ घटनाक्रम है देश की राजनीति से जुड़े हुए, शायद आपको याद आ जाएं। बात है वर्ष 2013 की। फ्रेम में आपको दो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरफ है डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक तरफ है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी एक पेपर को फाड़ते हुए दिख रहे हैं। यह पेपर है अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश, एक ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार लाई थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस के उपाध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी ने उनके द्वारा, यानी उनकी सरकार के द्वारा लाए हुए अध्यादेश को अपनी पार्टी को बिना कन्विंस किए एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर फाड़ दिया। वहां पर बैठे हुए जो अन्य नेता थे उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और कहेंगे कि ये जो काम किया जा रहा है ये गलत है और मैं अपनी ही पार्टी के द्वारा किए जाए कार्यों के खिलाफ हूं। यानी एक प्रकार से राहुल गांधी जी के किए हुए एक्ट के कारण मनमोहन सिंह जी की सरकार को अपने इस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। परेशान होकर के मनमोहन सिंह जी ने अपने उस समय के नीति आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया से भी यह पूछा कि क्या मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इतना ज्यादा दुखी हो गए थे मनमोहन सिंह, ऐसा मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने अपनी किताब में कहा। अब आप पूछेंगे इस घटना का आज की घटना से क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है। इसलिए लेना देना है क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ये मानते थे कि कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी है, यानी उनकी पार्टी यानी एक प्रकार से सोनिया गांधी जी के द्वारा, सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी जीत कर आई है, उनके परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पार्टी से बिना कंसेंट लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के अध्यादेश फाड़ दिया। बड़ा हंगामा हुआ और इस घटना के बाद से यह बहुत बड़ा द्वंद्व छिड़ गया कि पार्टी किस तरह से चलती है। वर्तमान में वैसा ही कुछ यूके में हो रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हो गया यूके में जिसको आपने इस तरह से लिंक कर दिया? बोरिस जॉनसन को लगता है कि पार्टी उनकी है और पार्टी उनकी है इसलिए ऋषि सुनक जो कर रहे हैं अगर वो नहीं कर पाएंगे तो मैं कर लूंगा। मतलब ये हुआ कि आपको लगता है कि हमारा नेता गलत है, कोई बात नहीं, मैं जाके कर लूंगा। ऐसा क्या हुआ अभी बताता हूं। हाल ही में बोरिस जॉनसन, आपको याद होंगे, कुछ समय से इस कारण से सुर्खियों में आए थे क्योंकि वो सब जगह कहते फिर रहे थे कि किसी को भी चुन लेना लेकिन ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री मत चुनना। अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कहते पाए गए थे, एनीवन बट ऋषि सुनक, यानी किसी को भी प्रधानमंत्री चुन लेना, लिज ट्रस को चुन लेना, जिसको चुनना है बना लेना, लेकिन ऋषि सुनक को मत बनाना। अब वही बोरिस जॉनसन क्या कर रहे हैं, जरा सुर्खियों को ध्यान से पढ़ें। ऋषि सुनक की एब्सेंस में अभी क्या है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 27, यानी दुनिया भर के अंदर ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसका नाम है कोप 27। फिलहाल के लिए इसको आप इतना समझिए कि ये कोई एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता उपस्थित होते हैं, प्रधानमंत्री, लीडर्स, बहुत बड़े बड़े नेता इनमें प्रेजेंट होते हैं। वर्तमान में ऋषि सुनक ने कहा कि वो इसमें शामिल नहीं हो सकते, ऐसी उनकी व्यस्तताएं हैं क्योंकि ताजा ताजा प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए उन्हें अपने देश को परेशानियों से निकालना प्राथमिकता लगता है। कोप 27 में वो नहीं जाना चाहते। बोरिस जॉनसन ने कहा तो क्या हुआ, तुम मत जाओ, मैं चला जाऊंगा। यानी बोरिस जॉनसन जिनके पास कोई पद नहीं है, जिनके पास में कोई दायित्व नहीं है, वो कहते हुए पाए गए कि तुम मत जाओ, मैं चला जाऊंगा। इन्होंने पार्टी में भी नहीं कहा, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, ऐसा पत्रकारों का कहना है। आप अब न्यूज पढ़िए। डाउनिंग स्ट्रीट इन टर्मोइल एज एक्स पीएम जॉनसन प्लान टू अटेंड कोप 27 आफ्टर सुनक रिफ्यूजल। ये रिपोर्ट्स आना बाहर शुरू हुई। फोकस ऑन इकोनॉमिक इशू, ऋषि सुनक ने कहा कि यार मैं कोप 27 में नहीं जा पाऊंगा। अब ये कौन सी मीटिंग है मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। कोप 27 आफ्टर ऑल है क्या? असल में साथियों, इजिप्ट जो कि एक अफ्रीकी नेशन है, इसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है शर्म अल शेख। यहां पर 6 से लेकर 18 नवंबर के बीच दुनिया भर के राजनेता एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, इस कारण से वो इसमें नहीं जा सकते। काय में बिजी हैं? आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने पद ग्रहण किया। बहुत सारी आर्थिक परिस्थितियों के बिगड़ने के परिणाम स्वरूप जो इनसे पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऋषि सुनक ने कहा यार देखो, पहले ही बहुत ज्यादा घर में परेशानी हो रखी है, मैं इस सम्मेलन में बाद में चला जाऊंगा। कोप 27 अब सम्मेलन क्या होता है यह मैं आपको बता देता हूं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम से एक सम्मेलन होता है। दुनिया भर के 197 देश इसके अंदर शामिल होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि दुनिया भर का पर्यावरण प्रदूषण कितना करना है, कितना नहीं करना है, यानी दुनिया को प्रदूषण से कब तक मुक्त कर देना है, इसके बारे में यहां बैठकर विचार विमर्श होता है। बोरिस जॉनसन ने कहा ठीक है आप मत जाइए, मैं चला जाऊंगा, और उन्होंने पब्लिकली ये बात अनाउंस कर दी। ये बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर वर्ल्ड लीडर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई पर्सन यहां पर जाता है। बोरिस जॉनसन का यह कह देना कि मैं आपके स्थान पर जाऊंगा और प्रधानमंत्री को बिना बताए दुनिया में यह जाहिर कर देना, यह दर्शाता है कि वो अपने नेतृत्व के अंदर अभी भी विश्वास नहीं रखते हैं। यह बात सिद्ध होती है कि वो जिस प्रकार से उनके इलेक्शन से पहले
दुनिया से कहते पाए जा रहे थे कि ऋषि सुनक के अलावा आप किसी को भी चुन लो, लेकिन ऋषि सुनक को मत चुनो। यह बोरिस जॉनसन की नियति को दर्शाता है कि बोरिस जॉनसन आज भी उन्हें अपना नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से एपिसोड हो रहे हैं जिसकी वजह से ऋषि सुनक को सत्ता को चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि COP27 एक क्लाइमेट चेंज को लेकर होने वाला बड़ा सम्मेलन है। इसके ऊपर मैं एक अलग से प्रॉपर सेशन करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चीजें होती हैं, क्या करना होता है। लेकिन फिलहाल के लिए अब सवाल बनता है, क्या ऋषि सुनक क्लाइमेट समिट में नहीं जाएंगे तो क्या उनके देश में भी उनका विरोध हो सकता है क्या? आंसर है जी हां। असल में इनकी ही पार्टी की एक सांसद बोलती हुई पाई गई। क्या बोलती हुई पाई गई, आप सुन लीजिए। Actually, I think it's going to be anything but boring. I'm really worried about the next few months and years. First of all, you've got the beginnings of what looks like yet more austerity. I'm deeply concerned about that because the country simply can't stand. We've already got pensioners riding buses to try to keep 2.6 million children who can't get enough to eat. So we already have a real disaster there. On climate, I'm sure we'll come to that, but he's obviously made the call wrongly. देखिए क्या है ना, ब्रिटिशर्स के लिए क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू है। और बड़ा इशू है इसका अर्थ ये समझिए कि वहाँ के लोग जो हैं, जो एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते हैं, वो ये मानते हैं कि अगर पर्यावरण को नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या देके जाएंगे। ना केवल ब्रिटिशर्स, यूरोपियन नेशंस, बल्कि सबको ये मानना चाहिए। हालांकि अब ये शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। हालांकि दुनिया में जितना एनवायरनमेंट को नुकसान इन लोगों ने पहुँचाया है उतना शायद ही हम कभी तक पहुँचा पाएँ। नंबर एक, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के जनक भी यही हैं और आज भी हमसे ज़्यादा पर्यावरण को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर भी ये लोग सचेत होने के नाम पर बड़ी तैयारियों के साथ दुनिया भर के अंदर प्रोटेस्ट खेलते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी पार्टी के लीडर्स का कहना है कि आपको मालूम होना चाहिए, ऋषि सुनक जिस चीज की मना कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? आइए मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूं। यहां पर एक ट्वीट लगा है, इसको आप जरा ध्यान से देखें। इसमें मेंशन किया गया है कि ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनते ही पर्यावरण विरोधी काम करने शुरू कर दिए। कैसे? सबसे पहले उन्होंने आते ही अनाउंस किया कि वो COP27 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये निकला कि कोप का जो भी आयोजन हो रहा है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, यानी पर्यावरण के प्रति मेरी प्राथमिकता सेकेंडरी है। पहले अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना प्राथमिक आवश्यकता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इन्होंने COP26 का जो चेयरमैन हुआ, प्रेसिडेंट हुआ करता था, जिसका नाम था आलोक शर्मा, इस आलोक शर्मा को भी पद से आते ही हटा दिया। आलोक शर्मा ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर कैबिनेट स्तर का मंत्री पद भी रखता था, लेकिन ऋषि सुनक ने आते ही इसे हटा दिया। दो काम ऐसे हुए जिसकी वजह से पर्यावरण वालों को लगा कि ऋषि सुनक पर्यावरण विरोधी हैं। नंबर तीसरी घटना, इनके यहां पर जैसे अपने यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है, ऐसे ही इनके यहां पर क्लाइमेट मिनिस्टर होता है जिसका नाम है ग्राहम स्टुअर्ट। सुनने में न्यूज ये आई कि इन्होंने ग्राहम स्टुअर्ट को भी निकाल दिया है। हालांकि ऋषि सुनक ने आते ही क्लियर किया कि मैंने ग्राहम स्टुअर्ट को बचाया हुआ है, मैंने अपने पद से उन्हें नहीं निकाला है। यह है आलोक शर्मा, जो मूलतः यूपी के रहने वाले हैं, यानी कि नेटिव प्लेस इनका यूपी है, वर्तमान में यूके में रहते हैं। COP26 जैसे इस समय COP27 हो रहा है, ऐसे COP26 के प्रेसिडेंट ये हुआ करते थे। ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर ये मंत्री पद भी रखते थे, कैबिनेट स्तर का पद भी रखते थे, लेकिन इन्होंने आते ही उन्हें कैबिनेट स्तर से निकाल दिया। यही कारण है कि आलोक शर्मा जो है वो ऋषि सुनक के ऊपर काफी ज्यादा हमलावर हो रखे हैं। यानी एक बार के लिए तो देखकर ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के अंदर बड़ी मात्रा में इंडियंस का प्रभुत्व है। आलोक शर्मा आपको वहां दिखती हैं, सुएला ब्रेवरमैन वहां दिखती हैं, ऋषि सुनक वहां दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो इस तरह के काफी सारे लोग हैं जो भारतीय मूल के वहां की राजनीति में महत्व रखते हैं और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा COP27 के बारे में तो खैर जैसे मैंने आपसे कहा कि हम चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ब्रिटेन के अंदर प्राथमिकता, प्रायोरिटी एनवायरनमेंट को अगर नहीं दी तो वहां पर उन्हें बड़ा प्रतिरोध सहन करना पड़ सकता है। इसका उदाहरण है वर्ष 2019 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे हैं, उन्होंने अपने द्वारा एक ऐसा ही कार्य किया था जो कि पर्यावरण विरोधी कहलाया था। इस वजह से लोग उनके विरोध में आकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, बोरिस जॉनसन ने जब अपना कैंपेन करना शुरू किया तो अपने आप को पर्यावरण हितैषी दिखाया और कहा
कि ब्रेग्जिट होने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो पर्यावरण को होगा, और यही कारण है कि थेरेसा मे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और ब्रेग्जिट समर्थक बोरिस जॉनसन 24 जुलाई 2019 को पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ यह है कि जिस पार्टी के अंदर पर्यावरण के नाम पर लोग पद से इस्तीफा दिलवा देते हैं, उसमें ऋषि सुनक का इस प्रकार का एक्शन कितना घातक सिद्ध होगा, यह अपने आप में काफी कुछ समझने जैसा है। क्योंकि बोरिस जॉनसन अपने आप को ब्रेग्जिट करवाने वाला नेता मानते हैं। आप और हमने बहुत ज्यादा जब समसामयिकी पढ़ी दुनिया की, तब इन्हें ब्रेग्जिट के नेता के रूप में ही पढ़ा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बोरिस जॉनसन इनके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर देंगे। वर्तमान में यूके के जो लीडर्स हैं, वो न्यू यूके लीडर्स थेरेसा मे शट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, यह घटना है 2016 की। आप सोचें कि थेरेसा मे ने ऐसा ही काम किया था, इन्होंने क्लाइमेट डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया था। लेकिन उनको जैसे ही यह होश आया कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, 2019 में जब बोरिस जॉनसन उनके खिलाफ कैंपेनिंग करने लगे, तो उन्होंने दुनिया को संभालने के लिए डायलॉग दिया कि मैं यूके के अंदर 2050 तक नेट जीरो ले आऊंगी। नेट जीरो का मतलब है कि हम जितना भी कार्बन प्रदूषण निकालेंगे उतना ही कार्बन अवशोषित कर लेंगे, यानी ओवरऑल पर्यावरण में हम 0% कार्बन का योगदान देंगे। इस स्थिति में 2050 में उन्होंने कस्में खा ली थी। हालांकि वर्तमान में थेरेसा मे का कोई भी अर्थ यहां पर मायने नहीं रखता, लेकिन यूके के अंदर क्लाइमेट प्रोटेस्ट शुरू हुए थेरेसा मे के खिलाफ और अल्टीमेटली उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने लगा। क्लाइमेट के अंदर जो जानकार थे, उनका तो डिमांड यह था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट 2025 तक नेट जीरो करने का वादा करे। और इसी स्थिति के अंदर जब ये 2025 का वादा लेके निकले, तो बोरिस जॉनसन ने इनसे कहा कि आप पर्यावरण प्रदूषण के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे बेहतर है आप ब्रेग्जिट करवा दो, पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मैं योगदान दूंगा। हालांकि अब बोरिस जॉनसन ही चले गए हैं और ऋषि सुनक फिर से वही सारे काम कर रहे हैं जो कभी थेरेसा मे ने किए थे। इसलिए लोगों को लगता है कि यह एक आत्मघाती कदम हो सकता है। ठीक है, ग्रीन ग्रुप ने, बोरिस जॉनसन ने कहा भी था कि आप क्लाइमेट पर काम करें, और उन्होंने किया भी था। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री बनते ही 3 बिलियन पाउंड का आर्थिक मदद दिया था क्लाइमेट के लिए। यह आप सबको जानकारी होनी चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने में बोरिस का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बोरिस जनता से कहते फिर रहे थे कि किसी को भी चुनना लेकिन इनको मत चुनना। परिणाम यह निकला कि ऋषि सुनक को अश्वेत होने का नुकसान हुआ, भारतवंशी होने का शुरुआत में नुकसान हुआ। वर्तमान में आज वो प्रधानमंत्री हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि बोरिस जॉनसन, जो कि सेकंड टाइम लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद फिर से आकर खड़े हो गए थे कहने के लिए कि मुझे प्रधानमंत्री चुन लो, लेकिन लोगों ने उनके समर्थन में 100 सांसद उपलब्ध नहीं कराए। अल्टीमेटली बोरिस जॉनसन को पीछे हटना पड़ा। अब आने वाला समय बताएगा कि सुनक और जॉनसन के बीच का ये जो चल रहा एक तरह का कोल्ड वॉर है, ये ब्रिटेन को कहां तक लेकर जाता है। सुनक ने एक और कारनामा ऐसा किया जिसकी वजह से वो और घसीटे जा रहे हैं, और वो क्या है? आपको याद होगा सुवेला ब्रेवरमैन, जिन्होंने भारत विरोधी बयान दिया था, जो भारत और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सवाल उठाई थी, जिसके चलते लिज ट्रस ने उन्हें गृह मंत्री के पद से हटा दिया था। ऋषि सुनक ने पद पर बैठते ही इन्हें वापस से गृह मंत्री का पद दे दिया। इतना होते ही बहुत ज्यादा विरोध इनका पार्टी में ही शुरू हो गया कि जहां एक और लिज ट्रस ने इन्हें गृह मंत्री के काबिल नहीं समझा, आपने इन्हें गृह मंत्री के पद पर बिठाया। इस वजह से इनकी पार्टी के लोग भी और इनके अपोजिशन के लोग भी ऋषि सुनक के खिलाफ हो रहे हैं कि आपने इन्हें पद पर क्यों बुलाया। हालांकि अब देखना यह होगा कि ऋषि सुनक अपने आप को कैसे इस स्थिति में डिफेंड करते हैं। भारत विरोधी सुवेला ब्रेवरमैन से किस प्रकार से भारत के समर्थन के अंदर एक तरह से एग्रीमेंट करवाते हैं, यह आने वाले समय में देखने वाली चीज होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज 31 अक्टूबर है, आज मेरे फादर का रिटायरमेंट है। वो राजकीय सेवा में शारीरिक शिक्षक के पद से रिटायर हो रहे हैं, तो आज मैं अपने परिवारजनों के साथ उस कार्यक्रम में व्यस्त रहूंगा। लेकिन चूंकि मेरी एक जिम्मेदारी आप तक भी दुनियादारी की खबर पहुंचाने की थी, तो वो मैंने निभाने का प्रयास किया है। अगर आपका मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। अभी मैं अपने परिवारजनों के साथ उनके कार्यक्रम में शरीक होने जा रहा हूं। मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है। अब तक की दिन भर की प्रक्रिया का आप मेरे चेहरे से शायद ये अंदाज भी लगा पा रहे हो कि वो एनर्जी नहीं आ रही है। उसके पीछे का कारण है कि हम सुबह से ही काफ़ी एक्टिव हो रखे हैं, तो मैं आपसे उसे भी साझा करूंगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।